हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो सोशल साइंस की इस क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज़ वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें संसद क्यों चाहिए? तो संसद की इंपॉर्टेंस पर और संसद के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ये सभी नोट्स आपके बेस्ड हैं एनसीईआरटी पर। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हों जिसमें भी सोशल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये वीडियोस यूज़फुल रहेंगी। स्पेशली हम इसको कर रहे हैं सीटेट और स्टेट टेट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेयर इज़ समथिंग अबाउट मी। ये सभी एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो संसद के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कि हमें संसद की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है, क्यों संसद की हमें नीड है। तो अगर बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र का जब भी विचार आता है, लोकतंत्र की भावना जो होती है, उसके लिए सबसे पहले हमारे मन में क्या विचार आता है कि जो लोकतंत्र है वो जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता द्वारा शासन है। तो अब जब बात करेंगे हम जनता के लिए शासन है, तो आखिर निर्णय कौन लेगा? जनता की जनता का जो दृष्टिकोण है वो सरकार तक कैसे पहुंचेगा? तो जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की भागीदारी रहेगी, पार्टिसिपेशन रहेगा लोगों का। तो उसी के लिए क्या है, हमें संसद की ज़रूरत होती है। संसद जो है एक तरह से रिप्रेजेंट करती है लोकतंत्र को। जो हम लोकतंत्र के थ्रू जो चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, हम जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो सब मिलकर के क्या करते हैं, संसद में जाकर बैठते हैं और वहाँ पर हमारे लिए कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी क्या होती हैं, संसद में होती हैं, पार्लियामेंट में होती हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ इस तरह का है हमारा संसद भवन, वो बिल्डिंग जिसमें कि जो सांसद हैं वो बैठते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो है निर्णय लेते हैं। अगर हम बात करें अपने देश की, तो सभी को पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था, बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था। और जब ये आंदोलन हुआ था तो उससे जो हमारे पूर्वज रहे हैं या फिर हमारे जो नेता रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की सीख मिली। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी उस आंदोलन के थ्रू। क्योंकि देखो, जब आंदोलन हुआ था उस टाइम पर क्या था, देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों के टाइम पर हमें ना तो स्वतंत्रता मिलती थी, ना ही हमें समानता मिलती थी। सभी को इक्वल नहीं देखा जाता था। आपको पता ही है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो या किसी अच्छे पद पर अगर किसी को बिठाना है तो वो ब्रिटिशर्स होते थे। इंडियंस को हमेशा पीछे रखा जाता था। तो समानता नहीं थी, इनइक्वालिटी थी बहुत ज़्यादा। और निर्णय लेने में भी जो भागीदारी होती थी वो अंग्रेज़ों की ज़्यादा होती थी। भारतीयों को इस काबिल नहीं समझा जाता था कि वो निर्णय ले सके। तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज़, गुलामी में रह करके और निर्णय लेने में भागीदारी ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से हमारे जो नेता थे उन्होंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की और कुछ प्रेरणाएँ मिली। उन सभी से जो सीख मिली, उन सभी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान में उन चीज़ों को निहित किया जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। तो इसमें देखो, बेसिकली हम बात करेंगे कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र क्या है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, लोगों द्वारा किए गए फैसले होते हैं। तो बात ही आती है कि आखिर लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो वही है, जैसे कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता नहीं थी पहले, इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती थी, निर्णय लेने में हमारी भागीदारी नहीं होती थी। तो इसीलिए लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई आज़ादी के बाद कि ये सभी चीज़ों पर काम होना चाहिए और इन सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए, संविधान में हमें निहित करना चाहिए, जिससे इस तरह की चीज़ें बाद में ना देखने को मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में विधायिका में निर्वाचित सदस्यों की मांग की थी। देखो, जो चीज़ें हम आज देखते हैं ना, आज़ादी के बाद जो चीज़ें हुई थी, वो जो डिमांड थी हमारी, वो पहले से ही चलती आ रही थी। उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, आप सभी को पता ही है। तो भारत की तरफ से जो एक हम कह सकते हैं जो पार्टी थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वही हमारी बात क्या थी, वो अंग्रेजों तक पहुंचाती थी। एक तरह से हम कहेंगे वो मीडियम थी कांग्रेस हमारे और अंग्रेजों के बीच में। तो तभी से इन्होंने क्या किया, निर्वाचित सदस्यों की मांग की, यानी कि इलेक्शन की इन्होंने मांग की थी। इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। जो अंग्रेज थे वही अपने में से लोगों को चुनते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती थी कि जो मेंबर्स होने चाहिए वो इलेक्टेड होने चाहिए और वो इंडियंस भी होने चाहिए। तो लोग चुनेंगे। अब क्योंकि देखो सारे इंडियंस थे, तो इंडियंस को ही चुनेंगे, तो उनको ही डर रहता था, तो इसीलिए वो इलेक्टेड नहीं रखते थे मेंबर्स को।
तो वो जो जिसको मर्जी आता था उसी को वो बड़े बड़े पोस्ट दे देते थे। उसके बाद देखो कुछ चेंजेस हुए। भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी गई थी। तो ये अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो ये चीज़ जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1909 के माध्यम से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1909। तो इसमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति तो मिल गई, लेकिन तब भी सभी को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। मतलब कि वोटिंग का अधिकार कुछ को मिल गया लेकिन सभी को नहीं मिला उस वक्त। जैसे कि कुछ गरीब थे या कुछ के पास धन संपत्ति नहीं थी, या फिर कुछ लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, महिलाएं थी, दलित थे, किसान थे, इन सबको क्या था उस टाइम पर वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था उस वक्त। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सभी को वोट देने के मामले में कोई संदेह नहीं बचा था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो डाउट लेफ्ट ऑन द इशू ऑफ गिविंग वोटिंग टू ऑल। तो देखो क्योंकि स्वतंत्रता से पहले तो हम अंग्रेजों के अधीन थे, उनके ही हाथ में बागडोर थी, वो जैसे नियम बनाते थे वैसे ही हमें फॉलो करना होता था, मजबूरी थी हमारी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, हमने अपना एक संविधान बनाया। संविधान में वो सभी चीज़ें हमने डाली जो हमें चाहिए थी, वही पॉइंट्स हमने निहित करे उसमें जो कि हम चाहते थे एक भारतीय होने के तौर पर, एक अपने देश के नागरिक होने के तौर पर। जो चीज़ों की हमें कमी महसूस हो रही थी वो सब क्या था, संविधान सभा के जो निर्माता थे, संविधान सभा में जो लोग थे, उन्होंने ये सभी चीज़ों को संविधान में डाला। स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता संग्राम की आकांक्षाओं को दिखाना चाहिए। इंडिपेंडेंट इंडिया शुड शो द एस्पिरेशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो क्योंकि आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता के लिए, अब जब हमें स्वतंत्रता मिल गई कुछ तो नया होना चाहिए। ऐसा तो नहीं, पहले गुलाम तो हम पहले भी थे, वोटिंग का राइट तो पहले भी नहीं मिलता था हमें, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमें लगे कि हाँ कुछ बदलाव हुआ है। अगर हमारा देश आज़ाद हुआ है तो उसका हमें कुछ तो फर्क दिखना चाहिए। तो फिर क्या किया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कंसेप्ट आया। इसमें क्या है कि जो भी अडल्ट 18+ हैं उन सभी को वोटिंग का राइट दिया गया। मतलब कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, मतलब कि वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जातियाँ भी बहुत सारी हैं। तो इन सबको साइड में रखते हुए सभी को इक्वल राइट्स दिया गया वोटिंग के लिए। उसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब देखो मतदान से ही जुड़ी हुई है हमारी क्या, ईवीएम मशीन, जो जिसका कि आजकल इस्तेमाल होता है। तो इसमें ईवीएम मशीन दिखाई गई है। तो 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तो यानी कि 2004 से पहले पर्ची पर लिख देते थे वो नाम जिसको हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन 2004 के बाद क्या हुआ, ईवीएम मशीन का यूज़ होने लगा, जो कि आजकल आप इस्तेमाल करते हैं, एक बटन दबाते हैं और वोट आपका चला जाता है। तो ये मशीन का इस्तेमाल हुआ था 2004 में। तो इससे देखो फ़ायदा कितना हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि पेड़ों की रक्षा हुई। मतलब कि जिन पेड़ों से हम कागज़ बनाते थे, जिनको काट करके, उन पेड़ों का हम कह सकते हैं बचत हो गई एक तरह से। तो पेड़ों की कटाई रुक गई। तो लगभग 8000 टन कागज़ उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी जो हम वोटिंग डालते थे पर्ची के थ्रू। तो उससे एक ये फ़ायदा हुआ है ईवीएम मशीन से। तो यानी कि डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है वो एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट को बचा रहा है, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। अब देख लेते हैं लोग और उनके प्रतिनिधि। अब देखो क्योंकि हमने संसद की बात करी, संसद में क्या होता है, हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वोटिंग के थ्रू। हमने ये भी देख लिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, यानी कि 18+ जो भी लोग हैं, 18 या फिर 18 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, सभी वोटिंग कर सकते हैं। अब वोट हम करेंगे किसको, देखो लोकतंत्र में लोग सर्वोच्च होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो हम कहते हैं वो जनता का शासन है, जनता ही उसमें भागीदार बनती है, जनता ही चुनती है, जिसे चुनेगी वही सरकार बनेगी। तो लोग जिसको चुनेंगे उसी की सरकार बन जाएगी। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट टू द सिटीजन। तो एक लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी नागरिकों का विश्वास होना चाहिए। देखो अगर नागरिकों का विश्वास कोई संस्था जीत लेती है तो तभी वो आगे चल पाएगी। ऐसे ही हम सरकार की बात कर सकते हैं। मान लो कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करती है और पब्लिक को वो पसंद है, लोगों को अच्छी लगी, वो उसके काम अच्छे लगे, तो लोग उसे दोबारा से चुन लेंगे। नहीं तो होगा क्या कि 5 साल तक के लिए चुनाव होता है और 5 साल बाद फिर वो दूसरी गवर्नमेंट चुनेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनको नागरिकों का विश्वास जीतना चाहिए। बट हाउ डज द इंडिविजुअल्स या फिर सिटीजन की बात करें, गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। लेकिन व्यक्ति या फिर नागरिक, जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम भी एक नागरिक ही हैं, तो सरकार को मंजूरी हम कैसे देते हैं, तो इसका आंसर है चुनाव के माध्यम से, थ्रू इलेक्शंस।
इलेक्शंस जब होते हैं तो अगर आप एडल्ट हैं तो आप भी वोटिंग करते होंगे। तो आप जो वोटिंग करते हैं, आपका एक एक वोट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप वोटिंग के थ्रू अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अगर उस प्रतिनिधि को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी ही सरकार बन जाती है। तो पीपल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। तो लोग संसद में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जो आप वोटिंग करते हैं ना, तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो प्रतिनिधि आपका चुन लिया जाता है। और फिर वो सभी प्रतिनिधि मिलकर के क्या करते हैं, संसद में जाकर बैठते हैं। वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं। तो प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। वन ग्रुप आउट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट, जिसे कि हम कहते हैं मेजोरिटी पार्टी। अब मान लो कि ये मतलब मान लो हमारा पूरा देश है, क्योंकि हम इसमें देश की बात कर रहे हैं। जो क्लास 8th है आपकी, उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात करेंगे। तो मान लो पूरी कंट्री है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब मान लो कि यहाँ पर एक पर्सन को ज़्यादा वोट मिल गए, वो चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। एक पर्सन को अगर वोट मिल गए तो वो यहाँ से जीत गया, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से रहा होगा। इस तरह से काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के जो जीत गए किसी अपने एरिया में, उनको ज़्यादा वोट मिल गए। तो पूरे देश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मान लो कि एक पार्टी के तो हैं कितने, 6 लोग, 6 रिप्रेजेंटेटिव जो कि चुनाव जीते हैं, और दूसरी पार्टी के हैं हमारे 5। तो ये जो 6 आप देख रहे हैं, नंबर 6 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये एक ज़्यादा है इससे। तो अगर ज़्यादा है मेंबर, कोई एक ज़्यादा हो सकता है या ज़्यादा भी संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं। तो जिसकी भी वोटिंग ज़्यादा होगी, जिसके ज़्यादा लोग होंगे जो जीतेंगे चुनाव, उसकी जो पार्टी है वो कहलाती है क्या, मेजोरिटी में। उसकी पार्टी कहलाती है मेजोरिटी में, और वो फिर सरकार बनाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, तो बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले होंगे। तो जो बीजेपी को वोट ज़्यादा मिले थे तो वो हमारी क्या कहलाती है, बहुमत में पार्टी कहलाती है। तो फिर क्या होता है, फिर उसी की बनती है सरकार, उसी पार्टी की। क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, आपको पता ही है, जैसे बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी। तो इस तरह से कई सारी पार्टीज़ हैं। तो इसमें से जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो बहुमत की पार्टी कही जाती है और उसी की सरकार बन जाती है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, संसद की भूमिका देखेंगे। क्योंकि देखो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, अब उसके बाद क्या होता है, तो ये जो है हमारी प्रणाली में संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं। अपार शक्तियाँ क्यों हैं, कैसे इनको शक्तियाँ मिली, क्योंकि जनता ने इसको चुना है, जनता का ये प्रतिनिधि है। संसद में जो लोग बैठते हैं वो कौन है, जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने वो चुन करके वहाँ पर भेजे हैं। तो लोकसभा आमतौर पर हर 5 साल में एक बार चुनी जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव जो होते हैं, इसी के थ्रू हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो गवर्नमेंट होती है वो चुनी जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मतलब प्रधानमंत्री इसी इलेक्शन से चुने जाते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। तो 5 साल में एक बार चुनाव होता है लोकसभा का। और देश कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कंस्टिट्यूएंसीज। देखो मैंने बताया था जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो एक तरह से एक एरिया बन जाता है कि इतने एरिया में ये लोग चुनाव लड़ेंगे। तो निर्वाचन क्षेत्रों में छोटे छोटे बटा होता है पूरा देश। तो ईच ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करता है। जो मान लो पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, तो यहाँ से एक मेंबर, यहाँ से एक मेंबर हमारा चुना जाएगा। इसी तरह से निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग बने होते हैं और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक पर्सन चुना जाएगा। ईच पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित है। जैसे कि मैंने बताया, कोई बीजेपी से हो सकता है, कोई कांग्रेस से हो सकता है, कोई सपा से हो सकता है, कोई बसपा से हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसद सदस्य या फिर सांसद के रूप में जाना जाता है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि ये सांसद हैं, इन सांसद ने ये कह दिया, वो कह दिया, तो सांसद लगा देते हैं उनके नाम के आगे। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MP। शॉर्ट में कह देते हैं MP, लेकिन पूरा अगर बोलें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बिल्डिंग है, संसद भवन इसे कहते हैं। तो संसद भवन है ये, और यहाँ पर अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। इस तरह से सीटें होती हैं, और ये आपके लोकसभा और राज्यसभा हैं। ये है आपके राज्यसभा, ये वाली, और यहाँ पर है ये क्या, लोकसभा। तो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, यानी कि कानून का निर्माण करती है, कानून बनाते हैं। और 2 सदन होते हैं इसके, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के
सभापति होते हैं। देखो यहाँ पर आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी एक अमेंडमेंट हुआ है 104वां अमेंडमेंट, जिसमें कि जो राज्यपाल राज्यसभा में मनोनीत करते थे सदस्यों को, वो होते थे 12। तो 12 माइनस कर देंगे तो बाकी के बचे हुए हमारे टोटल सदस्य संख्या अब हो जाएगी। तो पहले एंग्लो इंडियन सेलेक्ट किए जाते थे, लेकिन अब ये कंसेप्ट जो है बंद कर दिया है। ये एक तरह से आरक्षण होता था उनके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, जो मतलब ब्रिटिशर्स के बाद के जो थे, हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी जो थे, उनके लिए सीटें रिजर्व होती थी, जो कि अब कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप मनोनीत सदस्यों को माइनस करके टोटल सीटें यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे जब भी हम कह सकते हैं सदस्य काउंट होंगे तो 12 माइनस करके आप काउंट कर सकते हैं। वैसे ही लोकसभा में भी होगा। लोकसभा में भी टोटल 545 सदस्य होते थे पहले। 2 मनोनीत सदस्य इसमें राष्ट्रपति करते थे। दो मनोनीत सदस्य को माइनस करके ये हो जाएंगे 543 अब। तो 2 माइनस इसमें से कर देंगे, राज्यसभा में से 12 माइनस कर देंगे, तो टोटल बाकी मेंबर्स आपके आ जाएंगे जो सदस्य बचते हैं। संसद की भूमिका के बारे में और देख लेते हैं। अब देखेंगे हम संसद के काम क्या क्या होते हैं। देखो, संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, उसका चुनाव करना। दूसरा काम क्या है, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और सूचित करना। टू कंट्रोल गाइड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल मतलब नियंत्रण रखना उस पर, और गाइड करना, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इन्फॉर्म करना। इसके बाद आता है तीसरा लॉ मेकिंग, कानून बनाना। देखो, कानून बनाना जो है ये एक अलग ही चैप्टर है इसका, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बाकी देख लेते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो लोकसभा चुनाव के बाद सवाल उठता है कि कौन सरकार बनाएगा। देखो, चुनाव तो हो गए। आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस क्वेश्चंस अराइजेस हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जैसा कि मैंने बताया था, जिसके मेंबर्स ज़्यादा होंगे, मान लो एक पार्टी के 5 मेंबर हैं और एक पार्टी के 6 मेंबर हैं, एक मेंबर ज़्यादा हो गया है तो उस हिसाब से 6 पार्टी वाला जो मेंबर है, मतलब जो पार्टी है, वो सरकार बनाएगी। वो बहुमत में आ जाएगी सरकार, तो वो क्या होगा, बहुमत वाली पार्टी सरकार की ओर से होगी। तो इसमें होगा क्या, सूची तैयार की गई है जिसमें दिखाया गया है कि हम अभी आगे टेबल देखेंगे कि प्रत्येक राजनीतिक दल से कितने सांसद हैं। तो इसमें हम देखेंगे, देखो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग मेंबर्स होंगे। पार्टी हैविंग मेजोरिटी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तो जिस पार्टी के पास एमपी के बहुमत से सरकार है, तो बहुमत से जो सरकार है जिसके पास, वो उसकी जो पार्टी बन जाएगी, मतलब उसकी सरकार बन जाएगी। तो अगर हम बात करें कुल सीटों की, तो कुल सीटें 543 प्लस 2 ये होती थी पहले। अब 2 एंग्लो इंडियन जो है, जो राष्ट्रपति नामित करते थे, वो अब नहीं होंगे, तो 543 सीटें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा ये जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया है एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट। तो जिसकी पार्टी होगी बहुमत की, बहुमत कैसे मिलता है, देखो, मान लो अगर 100 सीटें हैं टोटल, और एक पार्टी को मिल गई कितनी, 51 सीटें। तो जिसको 51 सीटें मिली हैं, मतलब आधे से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं, तो वही पार्टी क्या है, सरकार बनाएगी। अब उसके बाद जो दूसरी पार्टी होगी, बाकी जो पार्टी होगी, वो होंगी विपक्षी दल। जो सरकार बना दी एक पार्टी ने, तो उसके अलावा जो पार्टी होंगी वो विपक्षी दल में आ जाएंगी। तो क्या होगा यदि किसी भी पार्टी के पास 272 या अधिक सांसद नहीं है, मतलब कि अगर किसी के पास बहुमत नहीं है, मैंने जैसे बताया था कि आधे से अगर एक सीट भी ज़्यादा है तो वो बहुमत में आ गई सरकार। लेकिन अगर किसी के पास इतनी वोटें नहीं आई हैं, इतनी वोट किसी को नहीं मिली हैं, तो क्या होगा, तो फिर गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे कि 2 पार्टीज़ हैं, मान लो कि एसपी है, इसके पास कितने वोट हैं, 21, और बीएसपी है, इसके पास कितने वोट हैं, 30। तो 30 और 21 कितने हो गए, 30 और 21 हो गए 51। तो इन दोनों के जोड़ करके ये सरकार बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, गठबंधन की सरकार हो जाएगी। जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिल जाती हैं तो उसमें क्या होता है, गठबंधन की सरकार बन जाती है। तो ये हम कह सकते हैं इस तरह से गवर्नमेंट बनती है अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव हुआ था उसका यहाँ पर दिया हुआ है। मई 2019 के इलेक्शन का ये डेटा दिया हुआ है। तो अभी आपको पता ही है बीजेपी की सरकार है। तो देखो 543 सीटें थी टोटल, 543 सीटों में से 303 जो है वो बीजेपी को मिल गई। तो इसका मतलब है बीजेपी बहुमत में आ गई, बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें रही तो बीजेपी की सरकार बनी। तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, वो बीजेपी पार्टी से ही है। तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो बहुमत में सरकार आ जाती है और उसी की सरकार बन जाती है।
तो लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करना भी है। तो अगर बात की जाए कार्यपालिका के चयन की, तो कौन करता है कार्यपालिका का चयन? लोकसभा। या तो फिर कहीं संसद भी दिया होगा। संसद जो है राष्ट्रीय सरकार का चयन करती है, सत्तारूढ़ पार्टी का चयन करती है। मतलब संसद में जिनको बहुमत मिलेगा जिस पार्टी को, वो सत्तारूढ़ पार्टी होगी, राष्ट्रीय सरकार उससे बनेगी, यानी कि पूरे देश की जो गवर्नमेंट होगी वो इससे बनेगी। और सत्तारूढ़ दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले थे, तो बीजेपी के नेता कौन है? मतलब जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये कार्यकारी होते हैं, कार्यकारी प्रधानमंत्री। और फिर प्रधानमंत्री संसद से अन्य अधिकारी का चयन करते हैं। प्रधानमंत्री को जब चुन लेते हैं तो वो अपने हिसाब से फिर मंत्रियों का चयन करते हैं जो उनको सूटेबल लगता है। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह से मंत्रियों का चुनाव करते हैं। तो हमने लोकसभा के बारे में देख लिया, लेकिन अभी हम देखेंगे किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। तो संसद में, क्योंकि आपको पता है ये 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बारे में हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो ये मुख्य रूप से संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता है। तो जैसे कि राज्य हैं हमारे अलग अलग, उनके राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करता है राज्यसभा जो होती है। विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं ये, इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो देखो, जो विभिन्न राज्यों से जो हमारे होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उनको क्या किया जाता है? इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 233 + 12। अब मैंने क्या बताया? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। तो अभी क्या होनी चाहिए? ये टोटल सीट होनी चाहिए 233। तो 12 हम हटा देंगे। कानून बनाने के लिए राज्यसभा में एक विधेयक को पारित करना आवश्यक होता है, तो इसकी समीक्षा होती है, रिव्यू होता है मतलब कि। और अगर उसमें कोई चेंज की ज़रूरत पड़ती है तो वो चेंज किया जाता है। तो कोई भी बिल होता है, अ बिल इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन राज्यसभा टू बिकम ए लॉ। तो मतलब कि लोकसभा से तो पास होगा ही होगा, राज्यसभा से भी वो पास होना चाहिए बिल। कोई भी अगर कानून बनाना है तो कानून अगर बनेगा तो राज्यसभा से भी वो पारित होना चाहिए। मतलब कि अगर वो कहते हैं रिव्यू करने के लिए या फिर कुछ बदलने के लिए तो वो बदला भी जाएगा, कुछ अगर उसमें सुधार करना होगा बिल में। तो राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। राज्यसभा भी कानून शुरू कर सकती है। मतलब मान लो अगर कोई कानून बनाना है, नया कोई कानून बनाना है, तो राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है, मतलब उस कानून का निर्माण करने के लिए शुरुआत कर सकती है। बाकी लोकसभा से भी फिर उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि क्या कानून की शुरुआत राज्यसभा से हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है। फिर आता है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना। तो संसद के काम हम देख रहे हैं। पहला तो हो गया राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, और अब है सरकार को किस तरह से नियंत्रित करती है, किस तरह से गाइड करती है और किस तरह से ये इन्फॉर्म करती है। तो संसद ये काम कर कैसे सकती है? अगर बात आए किस तरह से करती है, तो इसमें होता है, देखो, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर बेसिकली ये फर्स्ट आर होता है, जो बैठक होती है इनकी, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं, इनमें क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे सांसदों से, उनको उसके आंसर देने होंगे। सांसद सरकार के कामकाज पर सवाल पूछ सकते हैं। MPs कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वे विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों में कमी को उजागर कर सकते हैं। दे कैन हाईलाइट द ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो सांसद सरकार के कामकाज पर चर्चा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। तो विपक्ष के जो आपने देखा होगा, विपक्ष के जो नेता होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उनको क्योंकि थोड़ी सी भी कमी होती है तो वो उजागर करते रहते हैं। तो विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी होता है इसलिए गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट अगर थोड़ा बहुत काम कुछ ऐसा करती है, कुछ ढील छोड़ती है किसी काम में, तो विपक्ष क्या होता है, एक तरह से उस पर निगरानी रखता है। तो लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज में विपक्षी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विपक्षी दल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो गलत दिशा में न जाए और उस तानाशाही पर ना जाए। इसके लिए विपक्षी दल होना बहुत ज़रूरी है। द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। जैसे आजकल आप गवर्नमेंट में देखें तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस या फिर अदर पार्टीज़। तो कांग्रेस में आपने अक्सर देखा होगा राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी जो है कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं गवर्नमेंट को, उनके गलत कामों पर भी, और कभी कभी पॉजिटिव चीज़ों पर भी करते रहते हैं क्रिटिसाइज़। तो ऐसा क्या होता है, एक तरह से कमांड रहती है गवर्नमेंट की जनता के हाथ में, और विपक्षी दल भी उसको तंज कसते रहते हैं समय समय पर। तो ज़रूरी है विपक्षी दल होना। तो इससे सरकार को बहुमूल्य फीडबैक मिलता है और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। मतलब कि सरकार एक्टिव रहेगी कि गलती ना हो कोई और सभी काम सही तरीके से हो जाए। तो गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी अगर विपक्षी दल होगा तो।
तो अभी क्या है, मोदी जी की गवर्नमेंट है जैसे, तो मोदी जी ध्यान रखेंगे कि सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को या फिर किसी और गवर्नमेंट को, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को मौका ना मिले कुछ कहने का, तो इसलिए वो ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई चीज़ का विरोध करती है जनता, तो जैसे कि किसान का बिल था, किसान बिल जो था उसको भी उन्होंने वापस ले लिया जब ज़्यादा विरोध उसका हुआ। तो जनता की सुननी पड़ती है गवर्नमेंट को, और विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वित्त के मामले में सरकार के लिए संसद की मंजूरी महत्वपूर्ण होती है। जो फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं, सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि जनता ने चुन करके भेजा है संसद में उनको। तो संसद को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन करने और सूचित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं संसद जो होते हैं, सांसद। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कानून बनाना। अब देखो, कानून बनाने के ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है, तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो संसद का एक अन्य कार्य देश के लिए कानून बनाना भी है, जिसको हम डिटेल में एक चैप्टर में सेपरेट पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं आगे, संसद में कौन लोग होते हैं। अब जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं, कौन होते हैं संसद में, ये जान लेते हैं। देखो, संसद जो है, पूरी संसद जो है हमारी, संसद भवन जिसमें कि लोग बैठते हैं, संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं वहाँ पर चुन करके संसद में, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे बिहाफ पर कानून बनाने का काम करते हैं। अब देखो, 130 करोड़ की आबादी है, हम अलग से जाकर अपने अपने लिए कानून तो बना नहीं सकते, या अपने अपने अकेले के लिए हम सड़क तो नहीं बना सकते, हॉस्पिटल तो नहीं बना सकते। तो ये सभी काम क्या करती है, संसद के थ्रू होते हैं ये सभी काम, विकास के काम, या फिर कोई और कोई पूरे देश का कोई डेवलपमेंट करना है, या कोई सुविधाएं देनी है, जैसे कि स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। ये सभी चीज़ें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता। हम अपने लिए अपना सेपरेट स्कूल तो नहीं खोलेंगे। तो सारी चीज़ें मिला करके क्या होता है, ये सभी काम क्या होते हैं, संसद के द्वारा होते हैं। संसद क्या करती है, देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी होती है, चाहे वो रूरल एरिया से हो, चाहे वो रीजनल एरिया हो, पूरे क्षेत्र से बिलोंग करते हो। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति भागीदारी में वृद्धि हुई है, जैसे कि कुछ रिजर्व सीटें हैं जो कि दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए रखी गई हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इनकी भागीदारी बढ़ी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। देखो, हाशिए पर जो समुदाय हैं वो हैं जो कि एक तरह सोसाइटी के द्वारा निगलेक्ट कर दिए गए हैं, उनको ध्यान नहीं दिया गया है, साइड कर दिए गए हैं बाकी सोसाइटी से, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है जो कि हाशिए पर समुदाय है। इसमें आते हैं हमारे कौन से, जैसे कि अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, इनके लिए संसद में सीटों का आरक्षण दिया गया है कि इतने % सीट इनको मिलेंगी। तो इससे हुआ क्या है कि इन लोगों की क्या है, भागीदारी बढ़ी है। इसी तरह महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की गई है। सिमिलरली देयर हैज़ बीन डिमांड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, क्योंकि विमेन पहले इस सब फील्ड में नहीं होती थी, लेकिन आरक्षण मिला है महिलाओं को, तो इतनी सीटों पर महिलाएं होनी ही चाहिए। इस तरह से मतलब संख्या डिसाइड कर दी गई है, तो उतनी सीटों के लिए चुनी जाती हैं। संसद में महिला सांसदों के बहुत कम प्रतिनिधित्व, और संसद को सही मायने में प्रतिनिधि बनाने के कारण, तो क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन पहले बहुत कम होता था, लेकिन आरक्षण की वजह से अब पार्टिसिपेशन होने लगा है महिलाओं का भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इतने निर्वाचन क्षेत्रों में ये जो हमारा पूरा देश है वो बटा हुआ है। हम कहेंगे जो टोटल सीट हैं वो कुछ इस तरह से बटी हुई हैं। एक सीट मतलब हम कहेंगे निर्वाचन क्षेत्र को एक रिप्रेजेंट करता है। जो निर्वाचन क्षेत्रों की हमने बात करी थी ना, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आप छोटे छोटे पार्ट देख रहे हैं ना, ये एक तरह से निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब इन हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक मेंबर जो चुना जाता है उसको ही हम कहते हैं सीट। आपने सुना होगा कि इतनी सीटें मिल गई इस पार्टी को, इतनी सीटें इस पार्टी को मिल गई, तो वो एक सीट जो है एक तरह से वो निर्वाचन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। तो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति होगा, इस तरह से मिलकर के ये सीटें बनती हैं कुल। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, तो मैंने इसी के साथ ले लिए हैं। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन पहला, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है। देखो, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विधान परिषद ये संसद का अंग नहीं है, बल्कि ये हमारा विधानमंडल का अंग है, जो हमारी राज्यों की सरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन पद्धति में, तो इसमें देखो स्टेटमेंट दी हुई है और आपको चयन करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। देखो, विधायिका जो है, विधायिका में ये आपके आते हैं, सदन आते हैं, तो कार्यपालिका का गठन इसके द्वारा किया जाता है। और
अलग अलग शक्तियाँ हैं, शक्तियों का विभाजन है, तो इसलिए ये उत्तरदायी नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो इसलिए हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही है यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, केवल बी सही है इसमें। बी क्यों सही है? देखो, क्योंकि संसद के 3 अंग हैं, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य, संसदीय सदस्य हों, वह सरकार बना सकती है। गलत है, जिसके पास मेजोरिटी होगी या फिर बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता। तो बी ही सही है सिर्फ इसमें। अनुसूचित जाति के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, यानी कि सीटें भी कह सकते हैं इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 84 सीट्स हैं जो कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द राज्यसभा मेंबर्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा के सदस्य, यानी कि विधायक। तो विधायक जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सांसद। जो देखो अलग अलग प्रतिनिधि चुन लिए गए, अलग अलग हमारे पूरे भारत में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से, उसमें से जो सांसद चुने गए हैं उन्हीं सांसदों में से एक प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये सही हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।